क्या हुआ? पाचन हुआ। अब दूसरा लक्षण क्या है आपका? श्वसन। क्या है? श्वसन। ठीक है, आपको बताया गया जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जंतु, सामान्यतया ये श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो दिन में, पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सूर्य का प्रकाश है तभी पौधे भोजन बनाएंगे, तभी ऑक्सीजन देंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते कब है? 24 घंटा हमेशा, क्योंकि पौधे श्वसन क्रिया चाहे दिन हो या रात हो, श्वसन क्रिया हमेशा करते रहते हैं। इसीलिए अगर ठंडी का दिन हो, आप कहीं बगीचे से गुजरे, जैसे आप खुले से जा रहे हैं और बाग में प्रवेश किए, ठीक है, तो वहां आपको खुले की अपेक्षा गर्माहट महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उस समय पौधे ही सांस लेते रहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार छोड़ते रहते हैं, तो उस समय पेड़ों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस होती है, जो मात्रा होती है, वो ज्यादा होती है। बात समझ रहे हैं ना? तो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये भी जान लीजिए कि कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता हो। हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं 24 घंटा, ऑक्सीजन 24 घंटा लेते हैं, लेकिन देते नहीं है, क्योंकि देने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में होती है और लेने की प्रक्रिया श्वसन में होती है। श्वसन 24 घंटा करते हैं और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो जितने जीव हैं वो श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो आप जानते हैं जो हमारे शरीर में हम भोजन लेते हैं पोषक तत्व ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज जब बर्न होता है, जलता है, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है, ताकत मिलती है। ठीक है, तो जलने की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। बात समझ? अगर कोई चीज जल रही है तो वहां ऑक्सीजन पाएगी तो और तेजी चलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड पाएगी तो वह बुझ जाएगी। इसीलिए देखिए, छोटी गाड़ियों में छोटा सिलेंडर रखा जाता है, आपके रसोई घर में इतना बड़ा सिलेंडर रखा गया है, अग्निशमन यंत्र कहते हैं। तो अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसीलिए कहीं आग लगती है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो बौछार करते हैं तो आग बुझ जाती है। बस समझ रहे ना? चलिए, अच्छा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारे वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें गैसों की मात्रा कौन सी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो सबसे अधिक जो मात्रा होती है, वेरी गुड, कितना होती माय डियर बच्चा? 78%। और ऑक्सीजन 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी अन्य गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें, जो अन्य गैसें हैं, वो कितनी होती हैं? 1% में CO2 सहित अन्य गैसें। ठीक है, ये जो हमारा वायुमंडल का ये गैसों का स्ट्रक्चर है, ये आदर्श स्थिति में होता है। ठीक है, यही जब स्थिति बिगड़ जाती है, अभी ऑक्सीजन और ज्यादा हो जाए, जैसे 21% है, अगर नाइट्रोजन घट जाए, ऑक्सीजन आपका 50% हो जाए, तो जरा सा कुछ ही घर्षण होगा, वहां आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। तो जगह जगह जल्दी जल्दी आग लग जाया करेगी। आग लगेगी तो बुझेगी जल्दी से नहीं, समझ रहे हैं ना? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन डाउन हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये गैसों का जो ये स्ट्रक्चर है, जो अनुपात है, जब यही अनुपात प्रकृति में बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं यह वायु
प्रदूषित हो गई। प्रदूषित। ये वायु दूषित हो गई है। तो आप जानिए सबसे ज्यादा गैस, अभी देखिए परीक्षा में आया था, जो आपने विज्ञान क्विज की परीक्षा दिया, वहां एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। हमने काफी चेक किया तो किसी किसी बच्चे ने नाइट्रोजन लिख करके 78% भी दर्शा दिया था। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका श्वसन हो गया। श्वसन के बाद है उत्सर्जन। श्वसन के बाद क्या है बच्चों? उत्सर्जन। अच्छा, उत्सर्जन होता क्या है? कभी कभी हम सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उत्सर्जन क्या है? और एक और शब्द होता है मल त्यागन। मल का त्याग करना और उत्सर्जन करना, ये दोनों के बीच आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ठीक है, तो उत्सर्जन में होता है बने अपशिष्ट पदार्थ, बने अपशिष्ट पदार्थ। और मल त्यागन में क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ, बचे पदार्थ, बचे पदार्थ। उत्सर्जन में बने पदार्थ का बाहर निकलना, ध्यान दीजिएगा। उत्सर्जन में बने पदार्थ का बाहर निकालना और मल त्यागन में अपशिष्ट पदार्थ का बचे, यानी बने अपशिष्ट पदार्थ और बचे पदार्थ, यानी कि जो हम खाना खाए और भोजन में जो हमारे शरीर ने निचोड़ लिया, भोजन पदार्थों का पाचन कर लिया, वो हमारे शरीर में चला गया, खून में मिल गया, हमारी कोशिकाओं तक गया, और जो पदार्थ पाचन से बचा रह गया वो लेटरिन के रास्ते, है ना, टट्टी के रूप में वो बाहर निकल जाता है। उसे कहते हैं मल का त्याग करना। क्या कहते हैं? मल का त्याग करना। मल का जो त्याग होता है ये पाचन सिस्टम से होता है। मल का त्याग किससे होता है? पाचन सिस्टम में होता है। और जब हम कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन खाया, प्रोटीन पचा, कोशिकाओं तक गया, उसका अवशोषीकरण हुआ, जला, मतलब कि वो थोड़ा टूटा, उससे फिर प्रोटीन बना। तो तमाम प्रकार की जो ये उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इनके फलस्वरूप गैसें बनती हैं, अमोनिया बनता है, नाइट्रोजन बनता है, बहुत सारी चीजें शरीर में बनती हैं। ये चीजें बन करके हमारे खून में मिलती रहती हैं। और खून की सफाई कौन करता है? वृक्क। खून की सफाई कौन करता है? वृक्क या किडनी या गुर्दा। वृक्क, किडनी या गुर्दा। तो खून में जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, शरीर के फालतू पदार्थ बने हुए, वो किडनी उन पदार्थों को छान लेती है और मूत्र के रूप में, पेशाब के रूप में बाहर निकाल देती है। बात समझे? तो ये हुआ आपका उत्सर्जन और ये हुआ जो पदार्थ एक्स्ट्रा शरीर में होता है उसका निकलना। अगर श्वसन में एक चीज रह गया था, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, पौधे सांस कैसे लेते हैं? कोई बच्चा बताएगा? पौधों की नाक कहाँ होती है? पत्तियों के निचली सतह पर। उसे कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? या वायुरंध्र। वायु माने हवा, रंध्र माने छिद्र। तो स्टोमेटा के द्वारा ये लेते हैं और स्टोमेटा के द्वारा यह अपशिष्ट पदार्थों का त्याग भी करते हैं। किन्हीं किन्हीं अन्य वृक्षों में आप देखेंगे, जैसे गोंद निकल आती है, आप वृक्षों में देखेंगे गोंद निकलती है ना, वो क्या है? वो पौधे द्वारा बना अपशिष्ट पदार्थ गोंद है। जो रबड़ पाया था, रबड़ बनता है, ये भी अपशिष्ट पदार्थ होता है। और एक चीज और, पौधों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ है,
जिसे जो बहुत महंगा है, तोला में मिलता है, और उसको हम भोजन में डाल करके चटकारा मार के खाते हैं, हींग, रेजिन। ठीक है, हींग क्या है? पौधे का अपशिष्ट पदार्थ है। बात समझ गए ना? चलिए, तो ये हुआ आपका उत्सर्जन, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया। और अगला टॉपिक आपका रहेगा संवेदनशीलता। थोड़ा सा हर टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी, या हम कहते हैं संवेदनशीलता। क्या आपका मिल गया? संवेदनशीलता सदियों का एक प्रमुख लक्षण है। संवेदनशीलता। ये संवेदनशीलता क्या होता है? प्रकृति में जितने भी जीव हैं, या यूं कह लीजिए कि जीवों द्वारा प्रकृति में होने वाले तमाम उद्दीपनों के प्रति, तमाम घटनाओं के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जो अनुक्रिया व्यक्त करते हैं, यही है संवेदनशीलता। या एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो ये हो जाएगा कि प्रकृति में उद्दीपन के प्रति जीवों द्वारा की जाने वाली अनुक्रिया संवेदनशीलता कहलाती है। यानी कि अगर कोई चीज, जिसे हम गिलास में गर्म पानी रखा है और हम गए, हमें पता नहीं है, नॉर्मल पानी पी रहे, और जैसे गिलास पे एकदम जल गया हाथ, तो गिलास पे और तुरंत हाथ पीछे हट गया, तो ये गिलास क्या हुआ? ये उद्दीपन था। क्या था? उद्दीपन। और शरीर ने क्या किया? अनुक्रिया किया, प्रतिक्रिया किया। यानी कि हमारा शरीर उस गर्म चीज के प्रति संवेदनशील। इस समय ठंडी के दिन तक चल रहा है ना? तो अभी आप जो है ठंडी में बाहर से आइए, अब घर में कोई व्यक्ति बैठा हो बढ़िया गर्म गर्म रजाई में, और हाथ में जाकर उसे कान पे छुआ दीजिए, तो क्या होगा? वो झटकेगा तुरंत। क्यों? क्योंकि आपका हाथ ठंडा है, उसका गर्म है, तो ठंडे ने गर्म के प्रति ये अनुक्रिया हो गई, उसने झटका, अनुक्रिया हो गई, तो ये क्या हुआ? उद्दीपन हुआ, जो ठंडा था। तमाम चीजें ऐसे हैं, जैसे आप लोग कभी कभी घर में सो रहे हैं, तो लाइट आई, सारा बल्ब जल गया, तो आपको महसूस हो जाता है। जैसे अगर आप आंख बंद किए हैं तब भी, तो क्या वो शरीर ये अनुक्रिया देता है। तो इस तरह से संवेदनशीलता की अगर बात करते हैं, तो जीवों द्वारा जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की जाती है, यही संवेदनशीलता। हम अगर बात करें जंतुओं में या एज ए मनुष्य में, जैसे हम आप हैं, तो हमारे आपके अंदर में कितने संवेदी अंग हैं? 5। कितने संवेदी अंग हैं? 5। पहला क्या है? चलिए भैया, आई, आंख। आंख क्या करती है? देखना। नंबर 2 नाक। सूंघना। नंबर 3 कान। सुनना। क्या हुआ? सुनना। चौथा जीभ। वाह भाई, क्या करती है? स्वाद लेना। क्या कैसी बनी है? काला जाम कैसा बना है? पनीर की सब्जी में नमक कम है कि ज्यादा है ना? कौन पता करता है? और 5वां हमारा है त्वचा, स्किन। ये ठंडा है, गर्म है, ठंडा गर्म का एहसास यहाँ से होता है। तो हमारे कितने संवेदी अंग हो गए? 5। आँख, नाक, कान, जीभ, ये सारे संवेदी अंग हमारे अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से पौधों में भी संवेदी अंग, पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। इसका सबसे ताजा, सबसे बढ़िया उदाहरण छुई मुई लाजवंती है।
ठीक है। आप छुई हुई का पौधा टच करेंगे तो उसकी पत्तियां, यानी कि वो उद्दीपन कृपक अनुक्रिया। तो ये चीजें क्लियर हो गई ना। ये कहा जीवों में। क्या निर्जीव में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला लक्षण सजीव का है जनन, या इसको कहते हैं प्रजनन। प्रकृति में चाहे जितने जीव हैं, प्रकृति में जितने भी जीव हैं, वे अपने समान आकार प्रकार की जीव उत्पन्न करने की उनकी क्षमता होती है। ठीक है। तो यह जीवों का जो ये लक्षण होता है, अपने समान जीव पैदा करना, ये कहलाता है प्रजनन। जैसे अगर हम गेहूं का बीज ले लें, ठीक है, तो अगर गेहूं का बीज बो देंगे तो गेहूं का पौधा आ जाएगा, बहुत सारा गेहूं का बीज मिलेगा। आम का पौधा है, आम का बीज दे करके हम रोप देंगे तो धीरे धीरे पौधा बनेगा, फिर धीरे धीरे आम का पौधा, आम का पेड़ तैयार हो जाएगा, है ना। इस प्रकार चाहे जो पौधा हो और चाहे जो जंतु, वो अपने ही समान जीवों को पैदा करने की क्षमता उसके अंदर में होती। अगर हम केला का पौधा लगाएंगे, बबूल का पौधा लगाएंगे तो आम खाने को पाएंगे? अगर बबूल का बीज बोएंगे तो बबूल का ही पौधा बनेगा। आम का बीज लगाएंगे तो आम का पौधा बनेगा। इस प्रकार से आम के बीज से आम का पौधा बनना, फिर पौधे में ढेर सारे बीज, फल आना, फिर बीज होना, इसके बाद पुनः उसको रोप देना, फिर पेड़ बन जाना, यह कहलाता है आम का ये प्रजनन। ठीक है। इसी तरह से प्रजनन आपके जीवों में होते हैं। कुत्ता का बच्चा पिल्ला ही बनेगा, कुत्ता ही पैदा होगा उनसे, है ना। इस प्रकार से मच्छर हैं, जितने भी जीव हैं, सब अपने समान जो संतान उत्पन्न करने की उनकी क्षमता होती है, यह कहलाती है प्रजनन। यह चीज जीवों में होता है, सजीवों में नहीं होता है। आगे है वृद्धि। आगे क्या है बच्चों? वृद्धि। अब देखिए, कोई भी जीव, हम आम का पौधा बोते हैं तो आम का पौधा छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर अब देखिए अब यहाँ अपने ढेर सारी नीम लगी, नीम का पौधा छोटा सा था, पतला सा था, आज देखिए मोटा सा हो गया है, बड़ा सा हो गया है ना। तो क्या हुआ? और जो उसमें जाली लगी है, जहां नीम पौधा लगाया गया है, वहां देखो एक लोहे की जाली लगी हुई है। जाली उतनी ऊंची तब थी और उतनी ऊंची आज है, लेकिन नीम का पौधा आपकी जाली को क्रॉस करके सीधे ऊपर निकल गया है। तो जाली क्या है? निर्जीव है। लोहे की जाली क्या है? निर्जीव है। समझे? और नीम का पौधा क्या था? सजीव था, वो बड़ा हुआ, उसमें वृद्धि हुई। आज आप देखते हैं, एक आप पप्पी पालते हैं, बहुत प्यारा लगता है, छोटा सा होता है, धीरे धीरे खाता पीता फसल करता है, पोषण करता है, वो बड़ा हो जाता है, वृद्धि होती है। इस प्रकार जीवों में उनके आकार प्रकार का बढ़ना जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, वृद्धि। आपको बताए हम, पप्पी छोटा पिल्ला, कुत्ते का जो बच्चा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। गांव में देखिए गाय का बछड़ा होता है, छोटा होता है, बाद में देखो बैल बन जाता है, गाय बड़ा हो जाता है ना। इसमें वृद्धि विकास होता है, जीवों में भी और निर्जीवों में भी। हाँ, तो निर्जीवों में नहीं, सॉरी, निर्जीव में वृद्धि नहीं, तो जंतु में वृद्धि और पौधों में वृद्धि, दोनों में एक अंतर पाया जाता है। ठीक है। अंतर क्या पाया जाता है? जैसे आप देखेंगे कि कहीं कहीं नीम का पौधा लगा देते हैं तो छत के ऊपर गया, इसके बाद उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है। और कभी कभी देखते हैं नीम पौधा दूसरी जगह लगा देते हैं तो वो छत से कई गुना बड़ा हो गया। तो हो सकता है कि कहीं पे वो पोषक तत्व, पोषक पदार्थ कम पा रहा हो, उसकी वृद्धि कम हो रही हो, और कहीं पे पोषक पदार्थ ज्यादा पा रहा हो, उसकी वृद्धि ज्यादा हो रही हो, है ना। लेकिन जंतुओं में क्या देखने में आता है, जो दोनों में वृद्धि का मेन अंतर है, जंतु में वृद्धि का जो अंतर है, जो वृद्धि का लक्षण है, यह एक निश्चित
आयु तक होता है, या निश्चित उम्र तक। जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। जैसे मुझे ले लीजिए, देखिए मैं सावधान खड़ा हूं, ठीक है। अब मेरी वृद्धि नहीं होगी। आप लोग आज इतने बड़े हैं, कल इतने बड़े होंगे, फिर इतने बड़े होंगे, ठीक है। तो जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक निश्चित उम्र तक वो बढ़ते हैं। कहना अरे गधार आप 20-22 साल के अब मैं बढ़े हैं, 18 साल को हो गया अब मैं बढ़े। तो जो जीवों में वृद्धि होती है वो एक निश्चित उम्र तक होती है। अच्छा, एक कहावत है, मूस मोटाए का हो जाए। अगर घर में मूस है उसको कितना खिलाइए पिलाइए, कितना उम्र का होगा, वो मूस जो है क्या कुत्ते के रूप में आ जाएगा? कुत्ता जितना बड़ा हो जाएगा? नहीं। तो जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उनमें वृद्धि उनके जाति के अनुसार और उम्र तक निश्चित होती है, ठीक है। जैसे अगर समझो आदमी बढ़ता रहता है, एक दिन छत के ऊपर निकल जाएगा, संभव है? लेकिन पौधा बढ़ता रहेगा। तो दोनों में जो अंतर है, तो जंतुओं में जो वृद्धि होती है एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, जबकि पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसमें गांछा फूलेगा, पत्तियां निकलेगी, फफोले आएंगी, डालियां टूटेंगी, नई डालियां निकलेगी। इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्या जीवों के लक्षण है? पोषण, श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, है ना। ऐसा आप देखे हैं। तो पौधे और जंतुओं में वृद्धि का एक जो मुख्य अंतर था ये था कि पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है और जंतुओं में जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है। एक चीज और आप जान लो, जितने भी जंतु और पौधे हैं इनका शरीर की जो शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक जो यूनिट है, इकाई है, या यूं कह लीजिए जितने भी सजीव हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बच्चों? कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, आपको बताया गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्राचीन कोशिकाएं हैं, पुराने जमाने की जीवाणुओं में पाई जाती हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो नए जमाने की कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं हैं, ठीक है। और एक चीज आप जान लीजिए, प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, यानी कोई बच्चा बताएगा सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका अमीबा। वेरी गुड। सबसे छोटी कोशिका बैक्टीरिया होती है, माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइको, ये एक जीवाणु की कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया की होती है। और बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तो आज इस छोटे से क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीजों के साथ में, नई उपयोगी चीजों के साथ में। आप बने रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने अन्य जो बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी तैयारी में मदद मिले। ओके, थैंक यू।